चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देखिए, ये जो हमारा सेगमेंट रहता है इसे आप संवाद समझें, इसे आप मंथन की तरह लें, इसे आप ओपिनियन डेवलपमेंट के रूप में लें। इसका उद्देश्य ये रहता है कि आपकी एक मेंटल मैच्योरिटी बिल्डअप हो। इसमें हम फैक्ट तो यूज़ करते हैं, डाटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो फैक्ट और डाटा उतना कहीं यूज़ करते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहते हैं आपके दिमाग में वो बैठे। आप फैक्ट, डाटा, नेम्स में इतना का ना उलझ जाएं कि आप वो जो कोर था जिसे सीखना था वो नहीं सीख पाए। इसलिए हम आराम से कंफर्टेबली बैठ के इसके बारे में आपको समझाते हैं। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से बदलाव आ रहे हैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। मार्केट्स बहुत टर्बुलेंट हैं इस समय में, चाहे इंडियन मार्केट है, चाहे चाइनीज़ मार्केट है, चाहे अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, ऑल द मार्केट्स। दुनिया भर की करेंसीज अमेरिकन डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है, बाय एंड लार्ज कमज़ोर हुई है। भारतीय रुपया बहुत कमज़ोर हुआ है। इंडियन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट है। अभी तक ऐसा माना जाता है कि सितंबर 2024 से लेकर के हम फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर इन द फर्स्ट मार्च ऑफ 2025। लगभग 92 लाख करोड़ जो है वो डीवैल्यू हो चुका है मार्केट में से। मतलब एक नोशनल लॉस ही होता है ये। सीधी भाषा में कहें, न्यूज़ चैनलों की भाषा में कहें तो 92 लाख करोड़ रुपया मार्केट से छूमंतर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 92 लाख करोड़, कैन यू इमेजिन दैट? इट इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर, ये कोई छोटी फिगर नहीं है। इन सबके केंद्र में हम जब बातचीत करते हैं तो हमें पता लगता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं, और उन कदमों में जिस कदम की बात होती है उसे आप कहते हैं द टैरिफ। उन्होंने मैक्सिको पे, कनाडा पे और चाइना पे टैरिफ लगाए कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ से अमेरिका आएंगे हम उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाएंगे, जिनको आप टैरिफ समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसा लगा कि मैक्सिको, कनाडा और चाइना भी अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज पे चाइना में, मैक्सिको में और कनाडा में प्रवेश होते समय टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरह से ग्लोबली एक टैरिफ वॉर हो सकता है, और इसकी वजह से जो ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, ये डिसरप्ट हो सकती हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएशंस आ सकती हैं। इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स में एक अनसर्टेनिटी आई कि हम कितना कब बनाएं, उसका कितनी इन्वेंट्री हम स्टॉक करके रखें, आगे आने वाले दिनों में कीमतें क्या ही हो जाएंगी। एक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी बाज़ार में है इस समय, इकोनॉमी में है इस समय। इन सारी चीज़ों के दौरान हमने ये देखा कि ये सब कुछ के केंद्र में एक कहानी ये है कि भाई डॉलर मजबूत होते चला जा रहा है, भारतीय रुपया उसके मुकाबले कमज़ोर है। और हमने ट्रंप की तरफ से कई बार ये सुना कि अगर दुनिया भर के कोई भी मुल्क ये प्रयास करेंगे कि वो डॉलर को रिज़र्व करेंसी ना रहने दें और वो मुल्कों के बीच की करेंसीज़ में ही व्यापार करना चाहेंगे, जैसे उन्होंने एक ब्रिक्स को ये नसीहत दी थी। ब्रिक्स नेशंस एक संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, BRICS। ये जो संगठन है इसको उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर आप अमेरिकन डॉलर को एक रिज़र्व करेंसी के रूप में या एक्सचेंज करेंसी के रूप में यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो 100% टैरिफ लगाएंगे आपके यहाँ से आने वाली चीज़ों पे। 100% टैरिफ मतलब कि अगर 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी है जो भारत से या रशिया से या साउथ अफ्रीका से या चाइना से या ब्राज़ील से अमेरिका जाएगी तो 100% टैरिफ का मतलब कि 20 लाख की हो जाएगी, कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते। तो इससे हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि डॉलर दुनिया भर के लिए एक रिज़र्व करेंसी बन गया। डॉलर क्यों एक रिज़र्व करेंसी है? डॉलर क्यों एक्सचेंजेस के लिए इस्तेमाल होता है? क्यों वो एक तरह का इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का कोर पार्ट है? एक तरह से आप उसे एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे ही ले रहे हैं ना। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। इट इज़ द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इट इज़ द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज़।
ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कब कैसे क्यों का आज हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंद कर। चलिए आपको हल्के हल्की कुछ चीज़ें बताते हैं। हम मनी के मामले में वो पीछे के प्राचीन काल के इतिहास से होते हुए आज नहीं आएंगे, हमारा एजेंडा वो नहीं है। हमें आपको बस ये बताना है कि डॉलर रिजर्व करेंसी कैसे बना और भारत ने डिफरेंट टाइम के दौरान किस तरह के एक्सचेंज रेट रिजिम्स अपनाए हैं, जिसके बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एक समय में चलते हैं, लगभग हम जिस दौर की बात करेंगे वो आज से पहले हम 200-300 वर्षों की बात कर लें। आज से 200-300 वर्षों की बात करेंगे। देखिए इस समय के दौरान दुनिया भर में जो करेंसी का सिस्टम फॉलो हो रहा था वो कुछ इस तरह से था कि मान लीजिए कि भारत ने 100 रुपये की करेंसी जारी की, या सिंपल सेंस में मैं कहता हूँ 100 रुपये का नोट जारी किया। वो जारी तभी हो सकता था, वो इशू तभी हो सकता था अगर उसके बेस में 100 रुपये का गोल्ड का रिजर्व है। अगर आपके पास 100 रुपये की वैल्यू का गोल्ड है तो आप 100 रुपये का नोट जारी कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई? एजेंडा क्या था इसके पीछे कि वो जो पेपर का टुकड़ा है, उस पेपर के टुकड़े में मूल्य कहाँ से आ रहा है, वैल्यू कहाँ से आ रही है? वैल्यू आ रही है उस फिजिकल स्टॉक से जो स्टॉक है गोल्ड का, और गोल्ड की एक वैल्यू है मार्केट में। इसी कॉन्फिडेंस पे कि ये 100 रुपया दे करके सरकार से 100 रुपये का गोल्ड ले लेंगे, जब ज़रूरत पड़ी लोग इस करेंसी पर फेथ करेंगे और वो इस करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट यहीं से आया ना, फेथ यहीं से आया ना कि लोग इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल। अगर किसी चीज़ के पीछे कुछ खड़ा है वैल्यूएबल, तभी आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं इसे पोजेस कर रहा हूँ, मैं बियर कर रहा हूँ, क्या पता ये कागज का टुकड़ा ही निकले जो आपने कह दिया है, पर इसमें वो वैल्यू तो है ही नहीं। तो आप जितनी करेंसी छापें, 10,000 रुपये की करेंसी मार्केट में भेज दीजिए, आप 10,000 रुपये के बराबर का गोल्ड होना चाहिए। 10 लाख की करेंसी आप छापिए, 10 लाख रुपए के बराबर का गोल्ड रखिए आप। इस तरह से जब आप करेंसी के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वो गोल्ड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड रिजिम है। ओके, इसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड रिजिम। आप गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, बात क्लियर है? लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मनी इकोनॉमी की एक ब्यूटी है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कराती है, मल्टीप्लाई कराती है। मनी को स्टॉक करना आसान है, ख़राब नहीं होती। मनी कहीं भी ले जाई जा सकती है, बड़े आराम से, सहज होती है। अपनी कई ब्यूटीफुल रीजंस के कारण, कई इंपॉर्टेंट रीजंस के कारण ये इसने व्यापार को समर्थन किया, व्यापार बढ़ा, तो फिर नेचुरली वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ट्रेड का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो हमें और ज़्यादा पैसा बाज़ार में उतारना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाज़ार में उतार रहे हैं तो उसके एवज में उतना ही गोल्ड आपको चाहिए। बेसिक आइडिया माइंड में ये है कि हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस इस करेंसी पे इसलिए है कि उसके हाथ में जो पैसा है वो उसे कभी भी गोल्ड से एक्सचेंज करा सकता है, और हम उसे नोट पे लिख के ये वचन देते हैं, हम उसे वचन दे रहे हैं। मीटिंग हुई और दुनिया के मुल्कों ने, और इवन भारत की अभी तो बात कर रहे हैं, तो भारत ने ये तय किया कि ऐसा तो नहीं है कि हर समय हर व्यक्ति आएगा और ये कहेगा कि मेरा पैसा लो, मुझे गोल्ड दो। तो हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि किसी भी एक समय में हमारी जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसमें से 80% लोग ही हमसे लेने आएंगे, 20% तो लोग लेने नहीं भी आएंगे। इस अंदाजे से चलते हैं। क्यों ही लेने आएंगे? जब उनको पता ही है स्टॉक में गोल्ड है तो वो काम करते रहेंगे अपना। तो अब मान लीजिए सिचुएशन ये हो गई कि जितने की टोटल करेंसी सर्कुलेशन में है उसका 80% वैल्यू का गोल्ड स्टॉक में रख लो।
तो किसी भी एक टाइम के दौरान जो वो 20% कस्टमर, जो 80% कस्टमर्स आएंगे किसी भी एक टाइम में, उनकी डिमांड तो सर्व हो ही जाएगी, हम सर्व करते ही रहेंगे, और एक ही समय में सारे 100% लोग तो आने से रहे, तो सिस्टम चलता रहेगा। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा कि बड़े आराम से अगर हम 70% या 60% का ही गोल्ड रख लें तो भी बात बन जाएगी। कौन सा लोग आ रहे हैं, जैसे आप कहेंगे सर मुझे ये देखना है, मेरे सामने होते तो दिखा देता हूँ। एक बैंक के पास, एक बैंक के आप अपनी ब्रांच जाना और आप अपनी ब्रांच से पूछना कि सर टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं हमारी ब्रांच के। तो मान लो एक ब्रांच के पास टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ का होगा, किसी की 50,000 की एफडी, किसी की 10 लाख की, किसी की 2 करोड़ की, 100 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है। तो 100 करोड़ ही वो रोज़ कैश रखते हैं अपने पास। कैश कितना रखते हैं ले दे करके? 20 लाख, 25 लाख, बहुत ज़्यादा 30 लाख, 40 लाख। उससे ज़्यादा कोई आ गया तो जो चेस्ट होता है, चेस्ट में रखा होता है, वहाँ से मंगा लेते हैं, या आपको कह देंगे कल दे देंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक दिन में 100 करोड़ का हमारा डिपॉजिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख की मांग आ जाएगी तो कर देंगे पूरी, उतना का स्टॉक में रखते हैं। रेस्ट ऑफ द चीज़ें तो फिर चली जा रही हैं, जब मांगेंगे तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट किधर है? सर्कुलेशन में, लोन पे बाटी है, डेट में इधर उधर गया हुआ है, बढ़िया काम चल रहा है ऐसे ही। बैंक रन की सिचुएशन तो तब आती है ना जब सारे ही पहुंच गए लेने, बैंक रन हो जाता है, वो कहते हैं बैंक रन। आप सब पैसा लेने पहुंच गए, बैंक अनेबल है आपकी डिमांड को एड्रेस करने के लिए, इट्स स्टेटस सिचुएशन ऑफ बैंक रन। हाथ खड़े कर दिए बैंक ने, ख़त्म हो गई कहानी, मौका गया पैसा। ऐसा ही गोल्ड स्टैंडर्ड के मामले में कि कौन सा सारा देशवासी आ रहे हैं और आके कह रहे हैं ले लो, है ना रूपाली? कौन सा आप रोज़ रोज़ जा रही हो कि आपको यही काम धंधा है क्या? पढ़ना लिखना नहीं है, जॉब पे नहीं जाना, बिजनेस नहीं करना, रोज़ जाके बैंक के द्वारे खड़े रहना है, फिर कमाओगे क्या? तो वो आदमी से तो सरकार का उल्टा छुटकारा है कि वो तो रोज़ बैंक ही के आरबीआई के बाहर ही खड़ा रहता है, तो वो तो इसका मतलब काम धाम कुछ नहीं करता है, तो उसके पास तो 2 दिन में पैसा ख़त्म भी हो जाना वैसे। क्योंकि आप सबको अपना काम धंधा भी करना है भाई, आप यही हरकतों में थोड़ा लगे रहोगे कि कोई चुल उठी हुई कोई सना कह के देख दें गोल्ड है कि नहीं। तो कोई सन की आदमी ऐसा करेगा कि देख के आता हूँ गोल्ड है कि नहीं, आज अपना 2 लाख लेके जाता हूँ, उनको कहता हूँ 2 लाख का गोल्ड दो। ऐसा नहीं, कोई नहीं करेगा, तो स्टॉक में रखा हुआ है। एक समय के बाद लगा यार 50% रख के भी चल रहा है, 40%, 20%, 30%, एक समय में ख़त्म ही हो गई कहानी। गोल्ड स्टैंडर्ड स्टोरी एंड। एक ठीक ठाक गोल्ड मेंटेन रखो बस, बाकी ओके। अब आपके मुल्क में तो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है, करेंसी सर्कुलेशन में है, चल रहा है आपके मुल्क में। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि क्या व्यापार सिर्फ एक ही मुल्क के अंदर उन्हीं लोगों के बीच होता है? मुल्कों का मुल्कों से नहीं होता, कंट्री का कंट्री से नहीं होता? तो मेरा बड़ा सवाल आप लोगों से ये है, दूसरी कंट्री क्यों ट्रस्ट करे आपकी करेंसी पे? वो तो यही कहेंगे ना कि हमें खबर मिली है कि जो सर्कुलेशन में आपके करेंसी है उसके बेस में वैल्यू जिस स्टॉक से आनी थी वो था गोल्ड, गोल्ड तो आपने रखा नहीं है उसके बेस में उतना, तो क्या पता कल को आप हमारे हाथ में जो करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देने के समय में मुकर जाएं, मना कर दें, हम क्या करेंगे? वो तो कबाड़ है, हमारे हाथ में जो है स्क्रैप है, फालतू बात है। तो हम आपको कैसे चीज़ें बेच दें और उसके बदले में कैसे आपसे आपकी करेंसी ले लें? ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे करें भाई? एक दूसरे के साथ हम किस बिना पर, किस फेथ पर, किस ट्रस्ट पर हम करेंसीज एक दूसरे की एक्सचेंज करें, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड्स तो फॉलो नहीं हो रहे। मुमकिन भी नहीं है ना भाई, इतने वॉल्यूम में करेंसीज, इतने वॉल्यूम में इकॉनमी, गोल्ड कहाँ रख लेना है, कहाँ से लाना है, धरती ना फट जाए, ये भी सवाल है, स्टॉक करना है ना। तो कहते चलो कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। 1944 तक परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा था कि वॉर के रिजल्ट्स किस तरफ को जा रहे हैं। अब हुआ ये कि जब 1914 से 1919 के तक
वर्ल्ड वार 1 चला था, तो उस वर्ल्ड वार 1 को ख़त्म किया, पेरिस में पीस एग्रीमेंट हुआ 1919 में। फिर उसी 1919 में वहीं फ्रांस में ही ट्रीटी ऑफ वर्सेले साइन की गई। तो तब एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस को मिला के एक लीग बनाई गई थी, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि दुनिया भर में आगे से कोई भी अगर एक दूसरे को लेकर के कोई डाउट है, कोई समस्याएं हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं, जंग से उसके फैसले ना निकलें, एक फोरम क्रिएट करते हैं, बातचीत से फैसले निकालेंगे। लीग ऑफ द नेशन एक ऐसा फोरम बनेगा। लेकिन लीग ऑफ द नेशन को मजबूत किया ही नहीं गया मुल्कों के द्वारा, सुचारू ढंग से वो काम कर ही नहीं पाई अरमान। और लीग ऑफ द नेशन का सबसे बड़ा फेलियर यहीं से दिखता है कि वर्ल्ड वार 2 हुआ। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ 1939 में, उस दौरान ये बातें होने लगी थी कि लीग ऑफ द नेशन जैसी संस्था को अब हमें किसी इससे भी मजबूत, रिलेवेंट संस्था से बदलना होगा। तो तब बातचीत हुई और ये डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड नेशंस जैसा एक फोरम क्रिएट किया जाए। इसको लेकर के मीटिंग्स 1944 के दौर में ही होने लगी थी। ओके, तो ऐसे में 1944 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे गुड्स एक्सचेंज की जाएं, उसके लिए ट्रस्टवर्दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बने, किसके बेसिस पे एक्सचेंज हो, इसका फैसला लेना है। वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमें दुनिया को, समाज को एक ऑर्डर प्रोवाइड करना है, जिस ऑर्डर में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डिस्कशंस, एक्सचेंजेस, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सके। वी नीड टू इस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ ऑर्डर इन अ वर्ल्ड। कोई ऑर्डर, तो आप सोसाइटी में रहते हैं तो देयर शुड बी सम ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। घर में भी एक ऑर्डर होता है। जज की अदालत में जज क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। जब सब अपनी अपनी बात करने लग जाते हैं कि एकदम से चैटर सुनने लग जाता है, एकदम से एक आवाज़ है, तो सब जज कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, सब चुप हो जाते हैं। तो देयर शुड बी अ वर्ल्ड ऑर्डर। पोस्ट द वर्ल्ड वॉर 2 एक वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व हो, एक फाइनेंशियल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने, ढांचा बने, जिस ढांचे में हम ये देखें कि आने वाले समय में जो युद्ध के दौरान इतना ध्वंस हुआ है, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है। पूरा ग्लोबली एक हमें डेवलपमेंट करना है। ग्लोबली फंडिंग की, फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, और ग्लोबली दुनिया भर में ट्रेड हों, एग्रीमेंट्स हों। इसके लिए हमें एक ऐसा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट स्ट्रक्चर खड़ा करना है कि ये सब चीज़ें हो सकें। तो 1944 में इन बातों पर चर्चा चल रही है कि जंग खत्म होने के बाद हम दुनिया के स्तर पर एक ऐसा इकोनॉमिक, एक ऐसा फाइनेंशियल, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाएं जिसमें वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल एक्सचेंजेस, इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसमें फंडिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सब के प्रावधान रखे जाएं, एक ऑर्डर बने, जो ऑर्डर उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करा के रखेगा, एक ढांचे को। हम दुनिया भर में होने वाले सामाजिक मसलों पर, राजनीतिक मसलों पर, आर्थिक मसलों पर, सांस्कृतिक मसलों पर मिल बैठें और शांति से उसका हल निकालें। और दुनिया भर में ये तय किया जाए कि कोई भी किसी दूसरे के देश को, उसके क्षेत्र को जबरन अपने क्षेत्र में नहीं मिलाएगा, उसमें नहीं शामिल करेगा। ऐसी तमाम बातें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंक्लूसिव ईयर्स के दौरान होने लग गई थी। तो इन्हीं चीज़ों को अंजाम देने के लिए 1944 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई आप कह लीजिए। 44 कंट्रीज़ वहाँ पर आईं और उन्होंने मिल बैठ करके बातचीत की इन्हीं विषय में, जो विषय अभी मैंने बताया अरमान। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब कंप्लीट हुई, BRETTON, ब्रेटन,
वुड्स, WWODS, वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब कंप्लीट हुई तो उससे कुछ आउटकम्स निकले। उन आउटकम्स के रूप में 4 चीज़ें आप मानिए कि निकली, जिसमें से हम एक पर आज बात कर रहे हैं ना। पहली चीज़ आप देखें कि एक बैंक क्रिएट किया गया जिसको कहा गया कि ये इंटरनेशनल कैरेक्टर का बैंक होगा फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा एक फंड मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा, एक फॉरम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग एजेंसी क्रिएट की जाएगी ITA, जो हुई नहीं। तो क्या हुआ उसकी जगह पे तब तैयार, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, तो GATT, गैट एग्जिस्टेंस में आया। ओके, यही गैट आगे जा कर के 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये तो 3 संस्थाएं पैदा हुई, एक वर्ल्ड बैंक, एक IMF और एक गैट, अलग रखें। चौथा था सिस्टम, वो सिस्टम क्रिएट हुआ, उसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसमें क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इंटरनेशनल ट्रेड हम करेंगे, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम चाहिए ना हमें, एक ऐसा इंटरनेशनल करेंसी चाहिए हमें जिसके वाया एक्सचेंज हो सके। तो वी कैन डू दिस। सबको गोल्ड मेंटेन करने की नीड नहीं है, ये हो जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम ये तय करते हैं कि अमेरिका की जो डॉलर्स हैं वो डॉलर्स का बेस गोल्ड होगा। अमेरिका के जो डॉलर्स हैं वो डॉलर का बेस गोल्ड होगा। और उस समय में इसको कैसे कैलकुलेट किया गया? उस समय में जो रेट निकाला गया मार्केट के हिसाब से, वो ये निकला कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड, 1 आउंस ऑफ गोल्ड लगभग $34 का बनता है। 1 आउंस ऑफ गोल्ड $34 का बनता है। तो 1 आउंस गोल्ड $34 का है। ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। ठीक है, तो अब अगर आपको मार्केट में $340 लॉन्च करने हैं तो कितने आउंस ऑफ गोल्ड मेंटेन करना चाहिए? 10 आउंस। बन गई बात। आप तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर आदमी हो भाई, 2 मिनट में ही सीख गए सारा, है कि नहीं? रिपीट करूंगा यार, घबरा क्यों रहे हो? ये वाला सेशन कौन सा है? आराम वाला, भागम भाग नहीं, कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं क्राइम कराने को, मेंटल मैच्योरिटी। इसका नाम हम अभी तय कर रहे हैं, संवाद रखें कि मंथन रखें कि चर्चा, कुछ भी रख लेंगे। हम पहले काम करते फिर नाम। ऐसा तय हुआ कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड वजन है ये, इसकी कीमत अभी फ़िलहाल जो चल रही है बनती लगभग $34, $34। कई बच्चों को मैसेज आया था कमेंट, सर 34 क्या है, पता नहीं चल रहा है, 79 क्या है, तो इसलिए तो 34। अब मार्केट में अमेरिका बोल रहा है कि ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ, $340 मुझे इस समय मार्केट में उतारने, तो कितने आउंस ऑफ गोल्ड मेंटेन करूँ? कहते 10 आउंस, इट्स सिंपल। कहते ओके नाइस, इधर चलने तो देखें है किसका काम का होगा तो उठाएंगे, वरना नहीं। देखो काम का था ही नहीं, क्यों बंद करना? कहते चलो अब मुझे $3400 उतारने हैं मार्केट में, तो मैं कितने आउंस गोल्ड मेंटेन करूं? 100 आउंस। बात बन गई। अब कहते डन, दिस इज बेस्ट। तो अब डॉलर बैग्ड बाय द गोल्ड, तो डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, डॉलर के बेस में गोल्ड है। किधर रखें गोल्ड? फोर्ट नॉक्स, KNOX, फोर्ट नॉक्स। अभी एलन मस्क ने एक बयान दिया कि वैसे मैं आई एम नॉट श्योर कि फोर्ट नॉक्स में वो जो गोल्ड है वो है या नहीं। तो एक बहस छिड़ गई। आप आज के दिनों की खबर बन रही है कि फोर्ट नॉक्स का गोल्ड कहाँ गया, गोल्ड है भी कि नहीं। अगर वो चला गया तो दुनिया हिल जाएगी। एक बंदे ने ट्वीट किया कि फोर्ट नॉक्स में से अगर गोल्ड गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि वो बेस है अमेरिकन डॉलर का, और अमेरिकन डॉलर बेस है दुनिया भर के एक्सचेंजेस का। ओके, पर फिर जो फोर्ट नॉक्स को मैनेज कर रहे हैं सेक्रेटरी का ट्वीट आया कि कुछ भी नहीं है, एवरी ईयर ऑडिटिंग होती है, सिक्योरिटीज़ हैं, सब कुछ है, जो गोल्ड है जैसा था वैसा ही है, वहीं पड़ा है, चिंता मत करो, मज़े करो। चलो फोर्ट नॉक्स की कहानी पता लगी छोटी सी,
कि कहीं कोई खबर उड़ती उड़ती देख लो किसी न्यूज़ चैनल पे तो एकदम से मतलब कि फोर्ट नॉक्स पता नहीं कहाँ है ऐसा। तो ऐसा बोला कि ठीक है अमेरिकन डॉलर है, उसके बेस में गोल्ड है। हालांकि इस समय अमेरिका कुल 3 जगहों पर अपना गोल्ड रखता है, उसमें से एक फोर्ट नॉक्स है। उस समय में फोर्ट नॉक्स था, तो जो गोल्ड है वो फोर्ट नॉक्स में रखते जाएंगे, उतना डॉलर अपन बनाते जाएंगे। कहते डन हो गया, ये डन हो गया। अब आगे तो कहते अमेरिकन डॉलर को गोल्ड से पैग कर देते हैं और दुनिया भर की करेंसीज को अमेरिकन डॉलर से पैग कर देते हैं। डॉलर गोल्ड पे निर्भर हो आश्रित है, गोल्ड से जोड़ दिया, और जो करेंसीज हैं वो डॉलर से जोड़ दो। एट द एंड तो फिर करेंसीज भी इधर इस गोल्ड से जुड़ी गई ना, हो गई ना कहानी सेट, बन गया ना मामला। डॉलर गोल्ड से जोड़ दिया, करेंसीज को डॉलर से जोड़ दिया। अब फेथ आ गया लोगों को, अब लोगों को फेथ आ गया। कैसे फेथ आ गया? अब मुल्क कंट्री ए है और कंट्री बी है, दोनों के बीच में एक्सचेंजेस होने हैं, दोनों ने एक दूसरे को सामान बेचना है। तो दोनों ने बेफिक्र होकर एक दूसरे को सामान बेचा, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि हम जब ये सामान बेचेंगे तो हमारे बीच एक कॉमन करेंसी है टू फैसिलिटेट दिस एक्सचेंज, एंड दैट करेंसी इज डॉलर। और वो करेंसी हमें कैसे मिलेगी? तो मान लो कंट्री ए जाएगी अमेरिका के पास और उसे कहेगी मैंने जो टोटल व्यापार किया है मुझे कंट्री बी के लगभग $100, मुझे कंट्री बी को लगभग इतने के रुपए पे करने, $100, $100, और जो हिसाब किताब बनता है मैं आपको अपनी करेंसी के लगभग इतने का दूंगा, तो फिर आपके मुझे $100 मिलेंगे। आई बात समझ में? I will pay this much of amount of my currency, then I will get $100 from you। और डॉलर्स के बेस में गोल्ड तो है ही है, तो इस कंट्री ने डॉलर हासिल कर लिया, तो ये कंट्री की करेंसी पैग है डॉलर से। ठीक दूसरी तरफ से दूसरी कंट्री की करेंसी भी पैग है डॉलर से। तो उधर से कंट्री आई, यहाँ पर कौन है? डॉलर। इधर से कंट्री आई, यहाँ पे क्या है? डॉलर। और डॉलर के बेस में क्या है? गोल्ड। तो ये दोनों कंट्री के बीच में इस कॉमन करेंसी डॉलर ने व्यापार को फैसिलिटेट करा दिया। पंखा चलाओ। आई बात समझ में? और दोनों कंट्रीज को कोई डर नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्री निर्भीक होकर के व्यापार कर रही हैं, क्योंकि दोनों उस व्यापार के कारण पोजेस कर रही हैं डॉलर, और डॉलर दे करके गोल्ड मिलेगा। बात वहीं की वहीं आ गई, डॉलर दे करके गोल्ड मिल जाएगा, डर खत्म हो गया। कंट्री बी को कंट्री ए की करेंसी नहीं चाहिए, कंट्री ए को कंट्री बी की करेंसी नहीं चाहिए, तो इन दोनों करेंसीज को फिर अपने अपने लेवल पे गोल्ड मेंटेन करने की नीड नहीं रही। एक ही करेंसी को गोल्ड मेंटेन करना है, वो डॉलर है, और दोनों के बीच में जब व्यापार होगा तो डॉलर में होगा, और दोनों पोजेस अगर उस व्यापार के कारण करेंगे तो डॉलर ही करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप दुनिया भर की, मान लीजिए हम यहाँ पे 44 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, तो हम उनको ही ले लेते हैं। तो उन्होंने अपनी करेंसी को पैग कर दिया डॉलर से, और डॉलर बेस्ड है गोल्ड स्टैंडर्ड्स पर, उसके बेस में गोल्ड है। तो गोल्ड पैग टू द डॉलर पैग टू द गोल्ड एंड द करेंसी इज पैग टू द डॉलर। डन है कहानी? अब आप सोच के देखिए, इसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वार 2 में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, ऑटोमेटिक अहमियत नहीं बढ़ गई डॉलर की। अब हर कंट्री जो दुनिया भर से टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, वट एवर बी द आइटम लेना चाहती है, सबसे पहले उसकी दौड़ किस चीज़ को लगेगी कि मुझे डॉलर पोजेस करना है, आई नीड डॉलर्स। तो अब यहाँ से एक बात समझिए कि फॉर द सेक ऑफ exchanging the foreign goods and services, for the sake of exchanging the foreign goods and services, that is the foreign trade in goods and services, you need to reserve that foreign exchange which will facilitate this exchange of goods and services. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि हर कंट्री अपने लेवल पर ये भांप लेती थी कि मेरा इस आगामी वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
लगभग इतना का इंपोर्ट होने वाला है और लगभग इतना का एक्सपोर्ट होने वाला है। इंपोर्ट का होता है गुरमेहर आयात, और एक्सपोर्ट का होता है हिंदी, एक्सपोर्ट का होता है निर्यात, इंपोर्ट का होता है आयात आया, और एक्सपोर्ट का होता है निर्यात। वेरी गुड। तो वो कंट्री देख ले रही है कि मेरा आगामी वर्ष में इतना का इंपोर्ट आने वाला है, इतना का माल दुनिया भर के मुल्कों से मैं लेने वाला हूँ, जिसके बदले मुझे गोल्ड देना, जिसके बदले मुझे डॉलर देना है उन्हें, और इतना का सामान मैं दुनिया भर को बेचने वाला हूँ, जिसके बदले में वो भी मुझे डॉलर देंगे। तो वो सारा काटा काटी करके पहले हिसाब लगा लेते थे कि मुझे फिर कुल मिलाकर मेरी देनदारी इतनी बनती है, तो मुझे इस हिसाब से डॉलर रिजर्व मेंटेन करना है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अब ये डॉलर रिजर्व आने के कई सोर्सेज होते थे। एक तो सोर्सेज हम जानते ही हैं कि आपके देश के लोग विदेशों में काम करने गए हैं और उन्होंने वहाँ से कमाया है किसी भी करेंसी, मान लो, तो वहाँ से वो उसे एक्सचेंज करके आपके पास भेज रहे हैं डॉलर। तो आपके पास डॉलर आ रहा है यहाँ पे इंडिया में, एकदम डॉलर आके लैंड हो गया। डॉलर आकर के लैंड हो गया तो बैंकों से होते होते सीधा पहुँच गया सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास, और बैंकों ने उस डॉलर के बदले में जो भी उस समय का पैक्ड एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से लोकल करेंसी कन्वर्ट करके दे दी, और आपके घर में लोकल करेंसी आ गई होगी। दिवाली होली जो मनाना मना लो, लेकिन रेमिटेंसेस के वाया आपके देश में डॉलर आ रहा है। आपके मुल्क में फ़ॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो अपने वहाँ से लेकर के आ रहे हैं डॉलर। वो लोग वो कुछ भी लेके आ जाएं, पाउंड ले आएँ, यूरो ले आएँ, वटेवर, आप उसे फाइनली कन्वर्ट करोगे डॉलर में, और डॉलर आपके पास स्टॉक हो रहा है, और बदले में आप उसे अपनी इंडियन करेंसी दोगे जो यहाँ चलती है दुकानों पे, है ना। तो चाहे टूरिस्ट आ रहा है, चाहे रेमिटेंसेज आ रहे हैं, चाहे दुनिया भर से आपको कोई एड आ रही है ना, दुनिया भर से एड आ रही है, वटेवर बी द सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या फिर डिफरेंट कंट्रीज़, और आप जो दुनिया भर में अपना सामान बेच रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में जो आपको अर्निंग्स आ रही हैं, तो ये कुछ तरीके हो जाते थे डॉलर लाने के। तो इस वजह से डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन किए जाते थे। ओके, और ये सिस्टम चलता रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब जिसको ये डॉलर दे करके गोल्ड लेना, जाके अमेरिका से ले लो, ओके रिपोर्ट है। इस कॉन्सेप्ट के वाया 1970 तक, 1944 से 1970-71 तक ये सिस्टम फॉलो हुआ। इसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं, जिसमें दुनिया भर के मुल्कों की करेंसी डॉलर से पेग हुई और डॉलर गोल्ड से पेग हुआ। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, और इसके वाया डॉलर इंटरनेशनल करेंसी और रिज़र्व करेंसी के रूप में विकसित हुआ। डॉलर, क्योंकि इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत तेज़ी से फैला, और इसी दौर में बड़े पैमाने पर जापान हो या जर्मनी हो, जिन मुल्कों का नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इन मुल्कों में रिकंस्ट्रक्शन का काम चला। चाहे वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम हो, चाहे आईएमएफ के द्वारा दी गई मदद हो, वटेवर बी द सिचुएशन, डॉलर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में डीपली पेनिट्रेट कर गया। और वैसे भी इस दौर में अमेरिका मजबूत होता चला जा रहा था, और एक समय के बाद यूएसएसआर, जिसे रशिया लीड कर रहा है, वो कमज़ोर होता चला जा रहा था, और उसका नतीजा यही निकला कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और अल्टीमेटली यूएस की हेजेमनी इस्टेब्लिश हुई। तो डॉलर पहले से ही सिस्टम का पार्ट था, वो और इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यूएस डिफेंस के मामले में, गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फंडिंग्स के मामले में, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने कंट्रीब्यूशंस के मामले में एक बहुत ही पैरामाउंट पोजीशन होल्ड कर गया। तो डॉलर और इंट्रिंसिकली घुस गया दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। इतनी बात समझ में आई? अब 1970-71 में फिर क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस समय में ये तय किया कि हम इस डॉलर के बेस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसको हम नहीं फॉलो करेंगे। वी विल नॉट फॉलो दैट।
कि कोई भी मुल्क आए हमें डॉलर दे और हमसे गोल्ड ले जाए उतने का, नो वी विल नॉट फॉलो दैट। हम इतनी मगजमारी, इतना बर्डन हैंडल नहीं करेंगे। तो हम इसको आज के आज ही हमारे डॉलर को हम गोल्ड से डी लिंक करते हैं। तो 1970-71 में अमेरिका ने, जहाँ तक मुझे याद आता उस समय राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे मेरे ख्याल से, तो उन्होंने अमेरिकन डॉलर को गोल्ड से डी लिंक कर दिया। अब जब डॉलर गोल्ड से पैक्ड नहीं रहा तो आपकी करेंसी भी डॉलर से पैक्ड रह करके फिर काम नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? तो वो भी डॉलर से पैक्ड रहे, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो फिर दुनिया भर के मुल्कों को अपनी अपनी व्यवस्था करनी थी। डॉलर नो डाउट उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजेस का आधार रहेगा, क्योंकि डॉलर अपने आप में अब मजबूत हो गया है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का वो लेवल हो गया है, और ये देख ही रहा है राष्ट्रपति। तो उसको पता है कि अब कोई चाहे ना चाहे मैं ज़रूरत हूँ उसकी। वो कहते हैं ना कि पहले तो मेरी ज़रूरत थी, अब तो मेरी आदत बन गई हो। तो वो अमेरिका को जब लगा कि अब हम दुनिया भर की आदत बन गए हैं, तो तब उसने कहा कि ये टंटेबाजी बंद करो। ऐसे शब्दों कोई गलत तो नहीं ले आता होगा कोई, जैसे सॉफ्ट फैमिलीज़ कई होती हैं कि ये क्या शब्द है टंटेबाजी, है ना, ईजी कर देते हैं कि मतलब कि ये सब चीज़ें बंद करो, इस चीज़ें बंद करो, बिल्कुल अलग चलो, मतलब अब हमें इतना गोल्ड नहीं मेंटेन करना। भारत ने तब फिर 1971 से 1975 तक इंडियन करेंसी को ब्रिटिश पाउंड के साथ पैग किया। किसके साथ पैग किया? तो फिर हमारा 4 वर्षों तक ब्रिटिश पाउंड से पैग होकर चला। मतलब 1944 से 1971 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत इंडियन करेंसी पैग्ड थी विद द डॉलर। 1971 से 1975 के बीच में इंडियन करेंसी पैग हुई विद द पाउंड। 1975 से 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब तक, उसके बाद तो हमने ये पैक्ड रिजिम ख़त्म कर दिया ना, हमने पैक्ड रिजिम ख़त्म कर दिया। फिर तो तब तक 1975 से 1991 के बीच में फिर हमने जो फॉलो किया वो कौन सा है? वो मॉडल है NEER, नीर, आगे जाके ये हो जाएगा रीर, REER, या इसको NER समझिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इंडिया ने जो फॉलो किया वो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। बिल्कुल टेंशन मत लो किसी बात की, समझा दूंगा अभी, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो ये इंडिया का जो रिजिम था ये अगेन नीर मॉडल वाला पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजिम था। इसको हम पैक्ड रेट रिजिम कहते हैं, पैक्ड रिजिम, कि पैग किया आपने। लेकिन इस बार किसी एक सिंगल करेंसी से पैग नहीं किया हमने, बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ पैग किया खुद को हमने इस बार। अब बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ पैग किया खुद को। अब उस बास्केट ऑफ करेंसीज में आप ले लीजिए, सपोज़ कीजिए अमेरिकन डॉलर भी है, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड भी है, रशियन रूबल भी है, जैपनीज़ येन भी है, चाइनीज़ युआन भी है, फ्रांस का फ्रैंक भी है ना, जर्मनी का मार्क है, उसके बाद फिर यूरो रिजिम आ जाता तो बात की बात है। तो इस तरह से अलग अलग जिन आपने देखा कि विश्व भर में मोटा मोटी हमारा 90-95% व्यापार जो है वो किन 5-6 मुल्कों के साथ है। तो वो 5-6 मुल्क हमने देख लिए, वो यही निकले जिनका मैंने अभी नाम लिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, रशिया, जर्मनी, और तो किससे कर लेंगे जाके व्यापार है कि नहीं? पाकिस्तान तो अपना पड़ोसी जानते ही हो, फिर तब क्या ही हो रहा था। तो ये कहानी। अच्छा देखो, उन ज़मानों में 1999 में जैसे कारगिल हो गया, पहाड़ों पे आके बैठ गए थे, तो पता है हमें कितनी दिक्कत आती थी कि अगर हम अपने टैंकों से गोले मरवाना चाहते थे उन पहाड़ की गुफाओं में, तो हमें पहले ग्राउंड से वहाँ पे गोलियाँ दागनी होती थी। फिर वो जब काउंटर गोलियाँ चलाते थे तब हमें उनकी पोजीशन का पता चलता था। वो कोऑर्डिनेट्स हम फ़ोन पे फिर कम्युनिकेट करते थे, तो फिर टैंक का मुंह सेट हो करके तोपों का फिर गोला चलता था। कितना यार लंबा काम, और कितनी दिक्कत, कितनी मौतें हुई इस चक्कर में, कितनी शहादतें हुई हैं। ठिकाना ही नहीं ना पता चलता था उनका बैठे कहाँ हैं। जब वो जवाबी फायर करते तब ठिकाना पता लगता। लेकिन आज की डेट में आराम से बैठे हो, पहाड़ एक
एक शिला के पीछे बैठे हो, ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन उड़ाओ। अब पहले वाली टेक्नोलॉजी क्या थी, ड्रोन उड़ाया, ड्रोन ने देख लिया वहां पे, एकदम पास से गुजरा, कहते यहाँ बैठ के परोठा खा रहा है ना, आतंकवादी बैठा हुआ गुफा में, एकदम पास से उड़ गया फिर, और आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया, आपको पता लग गया वो बैठे हैं, बम दाग दिया। ये तो पहले का था, ये इसके ही बाद अब देखो, अब तो ड्रोन ही अलग है, ड्रोन में ही सब लोडेड है। ड्रोन एकदम पास आ गया, पास आ गया, क्या कर रहा है, जैसे ही कुछ एक्शन वैसे ही खड़क। इसको भी छोड़ दो, अब ड्रोन वहां जा ही नहीं रहा है। अब तो बस आपने जायजा ले लिया है, कई इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, यहीं से ड्रोन लॉन्च होगा सीधा थाड़, वो जैसे उड़ा देते हैं सीधे सीधे ही, कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं कहीं से, बस फिर काम सेट। टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर प्रैक्टिसेस को पूरा बदल दिया भाई। अब कोई सोचे सही कारगिल करने का, आपको लगता है चुप के बैठ लेंगे भाई? अब तो सेना पीछे, ड्रोन आगे चलता है, वो देखता है आगे आगे क्या है। वो उरी इधर सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाया ही था, वो बाज उड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, रास्ता दिखाता है, वही कहानी। वापस आ जाते हैं, पाकिस्तान से याद आ गया था, याद भी क्या ही आया। तो बड़े बड़े मुल्क जिनसे हमारा सारा व्यापार है चुन लिया, पंखा बंद करो, और उनकी करेंसी को ले लिया, ठीक है। अब जब आप उनकी करेंसीज को लेंगे तो आप सबसे पहले उस समय तक उन मुल्कों के साथ जो आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है वो हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो भारत का भी आज चल रहा है डॉलर के साथ या किसी के साथ भी, इट्स नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो आपने सबके नॉमिनल एक्सचेंज रेट ले लिए, रख लिए, अपने पास रख लिए, और इन सब का एक एवरेज निकाल लिया, सारे नॉमिनल एक्सचेंज रेट का एक एवरेज निकाल लिया। डन है। अब एक तरफ बास्केट ऑफ करेंसी है, दिस इज अ बास्केट ऑफ करेंसी, इधर इज इक्वल टू है, इधर बास्केट ऑफ करेंसी, इधर इज इक्वल टू इसके, इधर आपकी करेंसी है। अब आप सामने 6 चीज़ें आपके सामने, आपका किसी एक कंट्री के साथ एक्सचेंज रेट चल रहा है 100 रुपये, किसी के साथ 60 रुपये, किसी के साथ 40 रुपये, किसी के साथ 50 रुपये, किसी के साथ 80। 6 को जोड़ा और 6 से डिवाइड किया, 6 को ऐड करके 6 से डिवाइड किया, ये तो हो गया सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, 6 जोड़ा 6 से डिवाइड, एवरेज आ गया 70 को रुपये। आपने 70 को रुपये लगा लिया कि 70 को रुपये, एवरेज फिगर 70 रुपीज़ निकल रही है। इस हिसाब से मैं देख लेता हूं कि मुझे अपनी करेंसी इनके साथ कैसे पैग करनी है। पैग ही करनी है ना, मैं किस अमाउंट पे पैग करनी है देखना पड़ेगा ना भाई। 6 कंट्रियों के साथ डील करने जा रहे हैं एक बकेट बना करके, और अब आप उनके साथ करेंसी पैग करना चाहते हो। द पैग, किस प्रोपोर्शन, किस रेट में पैग करनी है वो निकालना पड़ेगा। तो एक सिंपल एवरेज निकाल ली, इससे बात तो बनी नहीं। क्यों नहीं बात बनी, उसका कारण बता देता हूँ। उस बास्केट में 6 करेंसियाँ हैं, लेकिन किस मुल्क के साथ आपके ट्रेड का वॉल्यूम कितना है ये तो एक अलग चीज़ है ना। हो सकता है कि उन 6 करेंसीज में से एक मुल्क जापान है, उसके साथ आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जस्ट 2% है टोटल ट्रेड का। जितना भी उन 6 कंट्रियों से ट्रेड हो रहा है उसका सिर्फ 2% ही जापान के साथ हो रहा है, बट 40-50% अकेले अमेरिका से ही हो रहा है। तो ट्रेड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड इज़ डिफरेंट विद द डिफरेंट कंट्रीज। तो फिर 6 को ऐड करके, 6 की करेंसी 6 से डिवाइड करके सिंपल एवरेज निकाल करके उस हिसाब से रेट बना के पैग कर लेना, ये तो बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए वेटेड एवरेज निकाली जाती है। वेटेड एवरेज क्या होती है समझा देता हूँ। सपोज़ करो कि आपके पास 3 फल हैं, 3 एप्पल, और आपके सामने खाने वाले 3 लोग हैं। तो सिंपल सिस्टम यह है कि एक एक तीनों को दे दो, एक एक तीनों को दे दो। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये एहसास हुआ, आपने बोला एक एक तीनों को दे देने से हमने अन्याय कर दिया। अन्याय ऐसा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ द फ्रूट इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? उनमें से एक 120 किलो का पहलवान है, 120 किलो का पहलवान है, उनमें से दूसरा 50-60 किलो का इंसान है नॉर्मल, और उनमें से तीसरा छोटा सा बच्चा है। तब तीनों को एक एक एप्पल देने का क्या मतलब है? 120 किलो वाले के लिए एक एप्पल तो कुछ है ही नहीं,
60 किलो वाले के लिए भी कम से चलना था, और बच्चे को तो बहुत कम चाहिए, बच्चे को तो बहुत ही कम चाहिए। तो इसका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर आप तीनों का वेट कंसिडर कर लें नंबर के अलावा। सिर्फ नंबर थोड़ी ना कंसिडर करना है, वेट भी तो कंसिडर करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द वेट एज वेल। तो इस तरह से वेटेड एवरेज निकाली जाती है। मैं फॉर्मूला वाइज नहीं जा रहा हूँ, सिंपल ही समझाना चाह रहा हूँ ताकि दिमाग में बात बैठे कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ये भी रहता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, 3 में से 2 एप्पल आप वो 120 किलो वाले को दे दोगे कि भाई आप ले लो, 2 एप्पल आप खा लो। अब आपके पास बचा 1 एप्पल, 1 एप्पल को आप हाफ करोगे, ठीक है। आधा हाफ आप 60 किलो वाले को दे दोगे, आधा हाफ आप बच्चे को दोगे। जो हाफ आपने बच्चे को दिया है छोटे को, उसका एक और हाफ करोगे और वो भी लेकर के एक हाफ आप 60 किलो वाले को दे दोगे। अब इस तरह से कुल मिला के आपने उन तीनों में बांटे, तो 3 ही एप्पल हैं पर बांटे अलग अलग प्रोपोर्शन में हैं। आपने तीनों को वेटेज अलग अलग दी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? एप्पल 3 हैं लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वेटेज अलग अलग है एज पर द साइज ऑफ द पर्सन। इतनी बात समझ में आई? ठीक इसी तरह से हमने 6 कंट्रियों को मान लीजिए कि पहले ऐड किया, उनके साथ हमारे नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उसको हमने डिवाइड किया और हमारा एक सिंपल एवरेज निकल आया। ये सिंपल एवरेज हमारा एप्पल है। सिंपल एवरेज हमारा क्या है? एप्पल आ गया हमारे पास। अब इस सिंपल एवरेज को, इस एप्पल को हमें रशिया से कितने प्रोपोर्शन में जोड़ना है, अमेरिका से कितने प्रोपोर्शन में जोड़ना है, या किसी दूसरे से कितने प्रोपोर्शन में जोड़ना है, वो हम एप्पल ब्रैकेट में रख के उसके बाहर 2, 3, 4 लिखना है, वो लिख लेंगे। इस तरह से वेटेड एवरेज बनती है। तो हमने एक वेटेड एवरेज फार्मूला फॉलो करके हमने एक एक्सचेंज रेट निकाल लिया और उस एक्सचेंज रेट के प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने हमारी करेंसी को उस बास्केट ऑफ करेंसी के साथ, एक बास्केट के साथ पैग कर दिया, एक बास्केट के साथ पैग कर दिया। आई बात समझ में? दैट्स अ थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी गुरकमल सोच रही है थोड़ा सा फंस रही हूँ, अभी और सॉल्व कर देते हैं यार, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। जैसे सपोज करो कि आपके मम्मी पापा ने आपको आपकी चॉइस की खाने पीने वाली चीज़ों के साथ, जो चीज़ें लगभग 6-7 चीज़ें हैं जो एक बास्केट में आप लेती हो दुकान से जाके, तो आपके मम्मी पापा ने आपको आपकी खाने पीने वाली चॉइस की चीज़ों की बास्केट के साथ पैग कर दिया है। और इस पैगिंग के लिए उन्होंने जो अमाउंट रखा है वो 200 रुपये रखा है। इस पैगिंग के लिए उन्होंने अमाउंट जो रखा है वो 200 रुपये रखा है, ठीक है। लेकिन आप जब उस बास्केट को फिल करते हो, आप वो 200 रुपये का इवन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना करते हैं सभी आइटम्स के बीच। यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 200 रुपीज़ इवनली अमंगस्ट ऑल द आइटम्स। आप उसमें से पहले ही 100 रुपये निकाल करके, उस बास्केट में एक आइटम है जूस, आप जूस को 100 रुपया दे रहे हो पहले ही, डन है। फिर आपने उसमें से 40-50 रुपये निकाले किसी दूसरी आइटम के लिए, और फिर आपने 10-10, 15-15, 10-10, 5-5 रुपये की कुछ चॉकलेट्स बिस्किट्स लिए। तो योर टोटल बास्केट जो है वो 200 रुपये की है। लेकिन उस बास्केट में हर किसी को, हर 6 के 6 लोगों को बराबर नहीं मिला, अलग अलग अमाउंट मिला, उस हिसाब से जिस हिसाब से उनकी कीमत बनती थी। लेकिन आपके घर वालों ने तो आपको उस बास्केट के साथ 200 रुपये पे ही पैग किया हुआ है ना। समझ में आई बात? तो इस तरह से एक वेटेड एवरेज मैकेनिज्म फाइंड आउट कीजिए आप कि आपका दुनिया के किस मुल्क के साथ कितना ट्रेड का वॉल्यूम है। और सबसे पहले आप एक एवरेज फाइंड आउट करिए, और वो फाइंड आउट एवरेज जो आप निकालेंगे अलग अलग नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बेस पे, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ आपके नॉमिनल एक्सचेंज रेट हैं, उसके बेसिस पर आप उनके साथ जो आपके एक्सचेंज रेट है उन्हें एक लाइन में लिखिए, उसने डिवाइड करिए कितनी कंट्रीज़ हैं, एक आपका सिंपल एवरेज निकल आएगा। एक एवरेज एक्सचेंज रेट आ गया आपका कि ये मोटा मोटा अगर मैं इन सारी करेंसीज़ को उठा के एक बास्केट में डालता हूँ
तो इस बास्केट का एवरेज एक्सचेंज रेट ये है। ऐसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, दिमाग लेके बैठे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि उस एवरेज एक्सचेंज रेट के साथ अगर आप पैग करेंगे खुद को उस बास्केट के साथ, तो ये इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट को हो सकता है वो कंट्री ना एक्सेप्ट करे जिसके साथ आपका एक्सचेंज रेट पहले अलग बन रहा था। तो इसके लिए आपको वेटेज जोड़नी पड़ेगी ना, तो आपको वेटेज ऐड करना है। तो फिर आपने वेटेज ऐड किया कि किसके साथ आपका किस लेवल का ट्रेड है, उस हिसाब से उसको आपने परसेंटेज में फाइंड आउट करके उनको वेटेज एलोकेट किया, और फिर आपने वो जो एक्सचेंज रेट निकाला था वो तो निकला ही हुआ है, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको सिंपल एवरेज एक्सचेंज रेट से वेटेड एक्सचेंज रेट में बदलने के लिए उस एवरेज के साथ जो वेट आपने निकाला उस वेट को मल्टीप्लाई कर दिया करना है। ओके, इतनी बात क्लियर? तो इस तरह के वेटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ आपने खुद को उस बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ पैग कर दिया। पंखा चलाओ। अब आगे हमें बस डिसाइड क्या करना है, हमें आगे किस चीज़ पर फोकस करना है कि अब वो बास्केट ऑफ करेंसीज एक बास्केट में है, तो अब वो बास्केट ऑफ करेंसीज को जब भी आपकी करेंसी लेनी है तो उन्हें ये हमेशा देखना है कि हमें अपना कितना का प्रपोर्शन फॉरगॉन करना है कि हमें इंडियन करेंसी 1 रुपया मिले, और दूसरी तरफ ये आपको तय करना है कि आपको कितने इंडियन रुपी फॉरगॉन करने हैं कि आपको वो बास्केट ऑफ करेंसीज के लिए जो एक आपने नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम इफेक्टिव में कैसे बदल पाए कि इस समय में जो एक्सचेंज रेट इफेक्टिव है वो वेटेड एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपने फाइंड आउट किया नीर। तो अब अल्टीमेटली ये नॉमिनल इफेक्टेड एक्सचेंज रेट के सिस्टम को कुछ आप ऐसा देखिए कि वो बास्केट ऑफ करेंसीज को ये देखना है कि हम कितना को फॉरगॉन करें तो हमें इंडियन रुपी मिलता है, और इंडियन रुपी को देखना है कि हम कितना को फॉरगॉन करें तो फिर हमें ये बास्केट ऑफ करेंसी वाला जो एक्सचेंज रेट है वो हमें अवेलेबल हो जाता है कि हमें बास्केट ऑफ करेंसीज एक्सेस हो जाती है। डन। अब अगर हम इन दोनों को इस तरह से रख के देखें, इज इक्वल टू के इस तरफ बास्केट ऑफ करेंसी, इज इक्वल टू के इस तरफ इंडियन करेंसी, तो सपोज कीजिए कि अगर बास्केट ऑफ करेंसीज को ज़्यादा अमाउंट फॉरगॉन करना पड़ रहा है इंडियन करेंसी हासिल करने के लिए, तो इसका मतलब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। और अगर इंडियन करेंसी को ज़्यादा फॉरगॉन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब बास्केट ऑफ करेंसीज एप्रिशिएट हो रही हैं। वो एक पर्टिकुलर रेट पे पैक्ड है ना। ओके, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में पैगिंग 1.6 पे हो रखी है, मतलब जो नेपाल है अगर उसे भारतीय 1000 रुपया चाहिए तो उसे नेपाली 1600 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया का नेपाल का जो मतलब अगर उसे कितने रेट पर फिर वो पैग हो रखे हैं 1.6 टाइम ऑफ द नेपाली करेंसी, 1.6 टाइम ऑफ द नेपाली करेंसी उतना देंगे तो फिर वो हमारा 1000 रुपया ले पाएंगे ना। मतलब जो वहाँ का 1000 रुपया नेपाली 1000 रुपया है उसका 1.6 टाइम होना होगा ना उन्हें, तो 1.6 टाइम उसका क्या होगा 1600, तो 1600 देंगे तो हमारा 1000 मिलेगा। तो 1.6 टाइम ऑफ द नेपाली करेंसी इज द pegged exchange rate between the Nepal and the Indian currency, Nepalese and the Indian currency। तो पेगिंग किस रेट पे हुई है 1.6 पे, ये प्रोपोर्शन मेंटेन करना है। इसी तरह से पैगिंग हो रखी है इंडियन करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसीज के बीच में, ये सब पैगिंग, एक रेट फाइंड आउट किया है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और उस पर आपने पैगिंग की है। ओके, डन है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब ये एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी किन चीज़ों पर असर डालती है ये देखना ज़रूरी है। जब हम एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी देखते हैं तो इससे इम्पैक्ट आता है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे।
जब इंडियन करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो इंडियन एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन करेगा, क्योंकि आपकी करेंसी जब मजबूत होगी, आपकी करेंसी जब मजबूत हो जाएगी तो वो जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं वो कमज़ोर हो गई, या दुनिया भर की करेंसीज आपकी करेंसी के सामने कमज़ोर हो गई, तो फिर उन लोगों को ज़्यादा फॉरगॉन करना पड़ेगा, ज़्यादा अपनी करेंसीज देनी पड़ेंगी आपकी सेम अमाउंट ऑफ करेंसी लेने के लिए, जो पहले कम करेंसीज देके उन्हें मिल जाती थी। ऐसे में वो आपके द्वारा ऑफर की जा रही गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के डिमोटिवेटेड रहेंगे। डिमोटिवेटेड इन द सेंस कि उन्हें ज़्यादा मुनाफे इसमें नज़र नहीं आएंगे। तो एक तरह से सीधे सीधे आपकी चीज़ें उनके लिए महंगी हो गई, क्योंकि उनकी करेंसी आपकी करेंसी के सामने कमज़ोर हुई है ना, तो आपकी चीज़ें उनके सामने उनके लिए महंगी हो गई हैं। और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि आपका एक्सपोर्ट वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, आपका एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाए, और इसका फिर एक इम्पैक्ट नेगेटिव ये आएगा कि आपके पास फिर फॉरेन एक्सचेंजेस की कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपके पास फॉरेन एक्सचेंजेस की कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको चीज़ें जो इंपोर्ट भी तो करनी है, अब आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की नीड है। ऐसे में आपके पास खुद के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स अगर कम पड़ रहे हैं या सूख गए हैं, तो आप उन फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने, हासिल करने बाज़ार में जाओगे। जब आप बाज़ार में जाओगे तो आप उन करेंसीज़ की डिमांड क्रिएट करोगे। जब आप उन करेंसीज़ की डिमांड क्रिएट करोगे तो उन करेंसीज़ की डिमांड क्रिएट होने से उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर अल्टीमेटली वो एप्रिशिएट होंगी, तो फिर आपको इधर से नुकसान होना शुरू हो जाएगा, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब वो एप्रिशिएट करेंगी तो इसका एक पॉजिटिव आउटकम ये आ सकता है कि आपका फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जुड़ा रहता है। जब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, आपके एक्सपोर्ट्स हो सकता है कि डाउन हो जाए, आपकी करेंसी जब डिप्रिशिएट हुई है तो आपके एक्सपोर्ट्स हो सकता है कि बढ़ जाएं। ओके, इतनी बात समझ में आई। और 1944 के बाद से लेकर के 1991 के बीच में मैं आपको बता दूं कि सरकारों ने कम से कम 3 बार अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है। भारतीय सरकार ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है। डीवैल्यू किस लिए किया है? अपनी करेंसी, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, करेंसी को स्टेबल रखने के लिए। कैसे डीवैल्यू किया है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। डीवैल्यूएशन क्यों की जाती है, आज समझाते हैं आपको। मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए, ये जानते हैं ना ये सेशन कौन सा है, संवाद मंथन। तो मान लीजिए कि आपको आईफोन खरीदना, आपको आईफोन लेना है, अमेरिकन आईफोन, अमेरिकन ही है और अभी तक तो कोई और नहीं आया आईफोन। 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, छोड़ो। मान लीजिए $2000 का है, $2000 का है, डन। अब हम सिंपल लेके चलते हैं कि सपोज़ कीजिए कि $2000 अब आप इंडियन गवर्नमेंट से मांगेंगे कि भाई मुझे अमेरिका से ये लेना है, ये मोबाइल मुझे चाहिए, तो ये $2000 का आएगा और इसके लिए इस समय 90 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी देके $1 ऑफ अमेरिका मिलता है ना। 90 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी देके $1 ऑफ अमेरिका मिलता है। तो आप ऐसा करिए सर कि मुझे 1,80,000 में दे रहा हूँ, आप मुझे $2000 दे दीजिए, ठीक है। 1,80,000 मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप मुझे $2000 पकड़ाइए, मैं जा कर के वहाँ पर उनसे मोबाइल लेकर के आऊँ। अब आप डॉलर्स की डिमांड कर रहे हो अपनी कंट्री से, आप अपनी कंट्री से किसकी डिमांड कर रहे हो? डॉलर्स की डिमांड कर रहे हो ना। जब आप अमेरिकी मोबाइल ख़रीद रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा है आप क्या डिमांड कर रहे हो। आपको लग रहा है बस घर से पैसों की डिमांड कर ली, मोबाइल ले लिया। बहुत लंबे तक डिमांडें की हैं तुमने तो मतलब ज़िंदगी हिला दी है देश की। तुमने तो ले लिया चुप करके मोबाइल,
मोबाइल कराना पड़ा इंपोर्ट। मोबाइल कराने वाली कंपनी पीछे डब्बे पे पढ़ लेना, मार्केटेड बाय दिस, इंपोर्टेड बाय दिस, दिस 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 लिखा होता है उसमें, डब्बे पे पढ़ना चिट। जिसने उसे मार्केट किया, इंपोर्ट किया है, उसने भरा है पैसा डॉलरों में। वो डॉलरों में जब उसने पैसा भरा है तो वो डॉलर उसने लिए हैं अपने वेंडर बैंक से, जो बैंक को वो चूज़ करके बैठा है, उस बैंक को उसने दी है अपनी इंडियन करेंसी और उससे लिए हैं डॉलर। बैंक ने आगे वो डॉलरों की डिमांड क्रिएट की आपके देश के सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से दिल पे हाथ रख के पैसा निकाल के दिया है कि चेक। एक छोटा सा कदम आपका देश में इतने लंबे लंबे नतीजे निकालता है, और आपको लगता है बस फोटो लेके उंगलियां दो रख के सेल्फी ले ली, थोड़ा दिखा के थोड़ा छुपा के। इतना छोटा नहीं है ये। तो जब देश में ऐसा होने लगा, या समवेयर अराउंड, मुझे एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं जहाँ तक याद आ रहा, मुझे 1949 आई गेस, इट वाज 1949 आई गेस, 8 या 9 होगा। हम तो कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं ना। तो अब आप क्या कर, मतलब तब एप्पल का मोबाइल ले रहे हो आप, मैं तब आपको ले गया हूँ पहली बार डिवैल्यूएशन की तरफ। तो तब सरकार ने देखा कि ये तो यार इनको रोकें कैसे, इनको कैसे रोकें। तो डॉलर पर डॉलर मांग रहे हैं पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, इनको रोकने का। तो ऐसा किया, उनको ऐसा कहा कि ऐसा है, इधर आना जरा। कहते हैं हाँ। कहते पैसे काफ़ी हैं, इंडियन करेंसी काफ़ी है ना आपके पास? कहते हैं हाँ, भगवान का दिया सब है। कहते ऐसा है बेटे कि $1 हो गया है 180 रुपये का। लेना है 2000 का मोबाइल, अब $2000 का मोबाइल लेना है, 180 करके देने पड़ेंगे, 3,60,000 रुपया। तैयार है देने को? कहता इतना तो नहीं था, मैंने 180 तक का बजट बनाया था, 360। तो कहते फिर मत चला मोबाइल, लैंडलाइन चला, इंडिया में ही बनता है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका सूख रहा है, डॉलर पर डॉलर दे तेरी लोग मांगे जा रहे हैं, डॉलर मजबूत होते जा रहा है, आपकी करेंसी तबाहियों में, करेंसी कमज़ोर, रिजर्व सूख रहे हैं। तो तब आप क्या कर गए, आपने कर दिया डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी के मूल्य को घटाया आपने। स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये कि अब अपने जेब से लोगों को ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, इंडियन करेंसी वाला उतना ही अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए। इसके लिए फिर थोड़ा ठंडे रहेंगे, थोड़े शांत रहेंगे। इस तरह से हमने डिवैल्यूएशंस की हैं समय समय पर, ओके। और कुछ कंट्रीज़ डिवैल्यूएशंस करती हैं, जैसे चाइना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि इसी सेम केस में ही अगर इंडिया से एक्सपोर्ट्स अच्छे होते तो इंडियन करेंसी पहले के मुकाबले कमज़ोर हुई ना डिवैल्यूएशन से। तो फिर ज़्यादा लोग, अब जिन लोगों को हमसे ट्रैक्टर ख़रीदने हैं, तो HMT के ट्रैक्टर लेने हैं, सोनालिका के ट्रैक्टर लेने हैं, महिंद्रा के, है ना, वो तो भागे भागे आते कि आई नीड नॉट 11, आई एम फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला। और इंडिया करेंसी अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा डॉलर देके, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। सो चाहे डिवैल्यूएशन किया गया है, चाहे डेप्रिसिएशन हुआ है, एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करता है, ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है। और दूसरी तरफ क्योंकि डॉलर्स महंगे हो रहे हैं फिर आपकी करेंसी के मुकाबले, तो इंपोर्ट्स को ये एक लेवल पे हार्म करता है थोड़ा सा, और इसकी वजह से थोड़ी नथ डलती है इंपोर्ट पे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने में थोड़ी मदद मिल जाती है। तो इस तरह से डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशंस काम करते हैं। 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स अप्लाई करे हमारे देश में, तो हमने फिर ये तय किया कि अब हम पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजिम फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजिम में क्या होता था कि जो एक्सचेंज रेट हैं वो फिक्स्ड रहेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम होता है ना, ये आपने पैग किए हुए हैं तो रेट, एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ है ना। लेकिन जब 1991 के बाद हमने फॉलो किया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम, अब डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए एक्सचेंज रेट्स फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग है। जैसे आप रोज़ ये सुन रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर हुआ है, अब 86, 87, 88 का हो गया है $1, ऐसा करके
ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है जो डिपेंड करेगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। वो डिमांड एंड सप्लाई आगे कई फैक्टर से प्रभावित होता है, वो एक अलग बात है, उस पर हमारा डिटेल में लेक्चर है और आप हमारे यूट्यूब चैनल से ढूंढ ले, और हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी नहीं दिया हुआ है। यही बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब काम करते ही नहीं है, पता नहीं क्या लोग अक्सर दे देते हैं, हम नहीं देते। चैनल पे वैसे ऑर्गेनाइज्ड है कंटेंट, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। क्लियर है? डन है? अब इस दौरान नीर के दौरान एक रीर भी सुनने को मिला। रीर 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 क्या है? देखो, सपोज कीजिए कि आप रशिया से पहले कुछ खरीद रहे थे, कोई चीज़ आप रशिया से खरीद रहे थे। अब वही चीज़ खरीदने में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रशिया को, या कम पैसा देना पड़ रहा है रशिया को? महंगाई है ना, इन्फ्लेशन भी तो एक फैक्टर है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमने कंसिडर कर लिया, जो एक्सचेंज रेट उस समय का था उसे कंसिडर कर लिया, पर हमने महंगाई के फैक्टर को तो कंसिडर नहीं किया। महंगाई का फैक्टर भी तो कंसिडर करना है। तो जब भी हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो या नॉमिनल जीडीपी हो, कुछ भी नॉमिनल हो ना, जब हम उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर लोड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, चढ़ा देते हैं, रियल हो जाता है सब, सच्चाई आ जाती, सच सामने आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इंडिया ये कह रहा है, मान लीजिए कि हम 2019 में, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा कि हम 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने रखा। तो सवाल ये है कि उन्होंने नॉमिनल जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में रखा या रियल जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में रखा? तो रियल जीडीपी का टारगेट था ये। रियल जीडीपी का टारगेट क्या हुआ, समझ लेते हैं क्या फ़र्क है। अब जब हम नॉमिनल जीडीपी की एक बात करते हैं तो उसके लिए हमने कोई एक बेस ईयर ऑफ प्राइस रखा होगा। सपोज़ करो कि हमने 2015 को बेस ईयर या 2016 को बेस ईयर माना है। 2016 बेस ईयर है प्राइस का, तो 2016 में मान लीजिए 2016 के बेस ईयर प्राइस के हिसाब से हम मान लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो आपको मिल जा रही है लगभग, कितने मिल जाएगी? 15 लाख लगा लें टॉप मॉडल, तो टॉप मॉडल लगा लीजिए 15 लाख में मिल रहा है आपको। 2016 के बेस प्राइस में ऐसे लिस्ट बनी है, लिखा है स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 15 लाख, ठीक है। और 2024 में आप 10 स्कॉर्पियो बना रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग 10 स्कॉर्पियोज। तो आपने एक्चुअली में स्कॉर्पियो कितने की प्रोड्यूस कर दी? 1.5 करोड़ की। 1.5 करोड़ की स्कॉर्पियो प्रोड्यूस किया आपने 2024 में। 2016 के बेस प्राइस को अगर मैं कंसिडर करूं तो, क्योंकि 2016 का बेस प्राइस बोलता है कि टॉप मॉडल स्कॉर्पियो 15 लाख की है, और 2024 में आप 10 पीस स्कॉर्पियो के बना रहे हो देश में, 1.5 करोड़ की होगी। 10 इंटू 15 लाख, 1.5 करोड़। जीडीपी असल में क्या है कि किसी भी एक वर्ष के दौरान किसी भी एक मुल्क के अंदर, टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो फाइनल वैल्यू है, उसका जो एडिशन है, सम है, वही आपके देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से आपने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जो 2023 1 अप्रैल से शुरू होकर 2024 31 मार्च तक चलेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने 10 स्कॉर्पियो बनाई, तो आपने 10 गुड्स प्रोड्यूस की। स्कॉर्पियो इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो बेस प्राइस के हिसाब से 15 लाख है। तो टोटल 1.5 करोड़ की गुड्स आपने प्रोड्यूस की हैं, 1.5 करोड़ की जीडीपी। ये है नॉमिनल जीडीपी जो बेस प्राइस कंसेप्ट को लेके चल रही, लेकिन इसको चेंज करो। 2016 से 2024 तक आते आते सिचुएशन ये हो गई कि फ़र्ज कीजिए कि स्कॉर्पियो हो गई 22 लाख की, मान लीजिए, डन। अब आपने 10 स्कॉर्पियो बनाई हैं 2024 में, तो वो कितने की हो गई? 2 करोड़ 20 लाख की।
1.5 करोड़ की नहीं, 2 करोड़ 20 लाख की, क्योंकि आपने जो 2016 के बेस प्राइस के समय से लेके 2024 तक जो कीमतें बढ़ी हैं स्कॉर्पियो की, उन बढ़ी हुई कीमतों को अब कंसिडर किया है, ये इन्फ्लेशन है। तब 15 लाख कीमत थी टॉप वेरिएंट की, आज 22 लाख है, तो मतलब लगभग 7 लाख कीमत बढ़ी है। तो 15 लाख पे 7 लाख और बढ़ा है, तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो अल्टीमेटली कितना निकल आएगा, वो इन्फ्लेशन उतना अचीव हुआ है। अगर 30 लाख होती तो 15 लाख पे और 15 लाख बढ़ा है, तो दुगनी हो गई ना। 22 लाख है तो 7 लाख बढ़ा है, तो इस हिसाब से कितना बड़ा है वो आप निकाल लेंगे। परसेंटेज तो आते ही हैं आपको निकालने, और उस हिसाब से आपने निकाला ये इन्फ्लेशन है। अब आप इन्फ्लेशन फैक्टर को काउंट करके जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 2 करोड़ 20 लाख निकली। ये रियल जीडीपी होगी, रियल जीडीपी। तो 2023-24 में आपके सामने बोर्ड पे 2 आंकड़े लिखता हूं। इंडिया की स्कॉर्पियो वाली जीडीपी, सिर्फ स्कॉर्पियो बनाता है, बड़ा दीवाना, कुछ नहीं बनाता। और एक तो जीडीपी आई नॉमिनल जीडीपी 1.5 करोड़ सिर्फ, वो 2016 के बेस प्राइस को फॉलो कर रही है, इट्स अ नॉमिनल जीडीपी। और दूसरी 2024 में ही है रियल जीडीपी, वो है 2 करोड़ 20 लाख। उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर लोडेड है, इन्फ्लेशन का फैक्टर लोडेड है। ओके, क्या बात है फिर तो ऐसे में अब अगर आपको कोई ये कह रहा है 2009-19 में कि 2024 तक हम देश को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, तो आपके मन में ये सवाल आएगा, नॉमिनल जीडीपी में $5 ट्रिलियन बनेंगे या रियल जीडीपी में $5 ट्रिलियन बनेंगे? ये सवाल क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि जीडीपी का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि आप वैल्यू में कितने हैं। जीडीपी का उद्देश्य ये है कि वो वैल्यू एडिशन सही मायने में कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लेवल पे हुई हैं, जिसके तहत कितनों को रोज़गार मिला है, इकोनॉमी में एक्चुअली में कितनी आइटम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए कितनी गुड्स एंड सर्विसेज मोबिलाइज हुई हैं, ये जांचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम सिंपली ये बता दें कि देखिए जी 2024 में 10 करोड़ की गाड़ियां बन रही हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ियां बन रही हैं, ये नॉमिनल जीडीपी, तो कोई ये बता दे देखिए जी 2 करोड़ 20 लाख की गाड़ियां बन रही हैं, तो आप उससे ये पूछेंगे कि गाड़ियां तो उतनी ही बन रही हैं 10, जो 70 लाख एक्स्ट्रा का फ़ायदा हुआ तो वो तो महंगाई के कारण हुआ है, वो तो आंकड़ा महंगाई के कारण दिख रहा है, गाड़ियां तो 10 ही बन रही हैं। जबकि इस 70 लाख को अचीव करने के लिए और एक्स्ट्रा गाड़ियां कितनी बननी चाहिए थी? लगभग 5 से 6। वो एक्स्ट्रा 5-6 गाड़ियां तो बनी ही नहीं। उन एक्स्ट्रा 5-6 गाड़ियों के लिए एक्स्ट्रा स्टील मोबिलाइज होती, एक्स्ट्रा ग्लास मोबिलाइज होता, एक्स्ट्रा स्टीरियो, एक्स्ट्रा चिपसेट्स, एक्स्ट्रा लेदर अपहोल्स्ट्री, सीट्स, फोम, टायर, अलॉय, एक्स्ट्रा इंजीनियर्स, वर्कर्स, फैक्ट्री, बिजली कंज्यूम करते, कितनी चहल पहल हो जाती है अर्थव्यवस्था में। तो सिर्फ वैल्यू निकालना नहीं, वो वैल्यू निकालने के लिए गतिविधि जमीनी स्तर पे कितनी हुई भी देखना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ गुड्स भी देखना है, तो गुड्स की खाली वैल्यू नहीं देखनी अपन ने। तो वो इसीलिए हम हर बार देखते हैं, पूछते हैं कि क्या सरकार नॉमिनल जीडीपी में हो जाएंगे $5 ट्रिलियन या रियल जीडीपी में। ये ना हो कि कोई मुल्क सिर्फ महंगाइयाँ कर करके ही ज़बरदस्त जीडीपी दिखा रहा है, ये भी घातक हो जाएगा उल्टा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही किसी भी चीज़ में इकोनॉमी के अंदर नॉमिनल से रियल में ट्रांसफ़र होना है तो इन्फ्लेशन का फैक्टर लोडेड होता है, फिर एक्सचेंज रेट में भी, जीडीपी में भी, हर चीज़ में भी। तो बस जब इन्फ्लेशन फैक्टर लोडेड है तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट्स ऑल। अब शुरुआती तौर में सपोज कीजिए कि आपने जब अपनी करेंसी को डॉलर से पेग किया था या आपने अपनी करेंसी को पाउंड से पेग किया है, तो मान लीजिए आपने पेग करने के लिए जो रेट रखा है वो सपोज कीजिए कि आपने 10 रुपये रखा है, 10 रुपीज़ इस पे पेग हो रखा है।
ये तो हो गया पैक्ड एक्सचेंज रेट रेजिम, ओके, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। लेकिन मान लीजिए कि आपने इसमें प्लस माइनस का स्कोप ऐड कर दिया है, जैसे 10 एक्सचेंज रेट है लेकिन उसमें +1 या -1 या +2 -2 या +3 -3 का एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया है ना, कि यू आर नॉट बाउंड कि आप 10% के हिसाब से ही पैग रहेंगे। जैसे इंडिया नेपाल 1.6 टाइम्स के हिसाब से पैक्ड है ना, लेकिन उसमें अगर स्कोप रख दिया जाए ±1-2 का, तो उतना का स्पेस मिल जाएगा कि थोड़ा सा लचीलापन आ गया, थोड़ा सा लचीलापन आ गया कि अगर नेपाल को दिख रहा है कि 1.6 टाइम्स ऑफ द नेपाली करेंसी है हमारा एक्सचेंज रेट विद द इंडिया, लेकिन उसमें स्कोप है +-2 का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है यार, तो फिलहाल मैं -2 वाला बेनिफिट लेता हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ। आई बात समझ में? तो 1.6 से नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा 1.4 से चलना चाहता हूँ। क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुता इधर रेड़ लो उधर रेड़ लो, क्रॉलिंग कर लो, क्रॉलिंग, इसको कहते हैं क्रॉल करना। तो ये क्या होता है? क्रॉलिंग एक्सचेंज रेट रेजिम, पैक्ड में ही क्रॉलिंग वाला, प्लस माइनस डाल देते हैं अपन। समझ में आ रही है? बस फिर और क्या करना है, बहुत पता चल गया भाई, जिंदगी इतनी होती है, ज़्यादा तो नहीं। ब्रेटन वुड पता लग गया, लीग ऑफ नेशन की बात हो गई, फिर यूनाइटेड नेशंस बन जाएगा 1945 में, उसके पहले उसकी कॉन्फ्रेंसेज होने लग जाएंगी। और ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ये भी एक तरह से यूनाइटेड नेशंस की ही कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ब्रेटन वुड्स से 4 चीज़ें पैदा हुई हैं। तो अब आप देखो पूरी दुनिया को IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और डॉलर, तो फिर आपको क्या दुनिया, आपसे पूछा जाए कि एक सिंगल आइटम, एक सिंगल कॉन्फ्रेंस ऐसी बताओ जो दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाले हुए है, जिसने ये ऑर्डर दिया है, कौन सी है फिर वो? ब्रेटन वुड्स है कि नहीं? उसी से सब चल रहा है। और एक 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुआ वर्ल्ड ऑर्डर, एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसे माने हुए हैं सब। उसके बाद फिर 1991 के समय में जब USSR गिरेगा और अमेरिका घुसेगा एक वॉर में, और उस वॉर का कारण बनेगा कतर और इराक के बीच का संघर्ष, कतर और इराक के बीच का संघर्ष। इराक कतर के क्षेत्र में आने वाली जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन्हें अपना दावा रखेगा उस पर, शत अल अरब रिवर है वहाँ पे, उस पर अपना दावा रखेगा। तो उस समय में जो बाद में जाकर के इराक इन्वेजन होगी 2003-4 के आसपास, तब जॉर्ज बुश हैं वहाँ के राष्ट्रपति। लेकिन तब ठीक उसके पहले जब इराक से लफड़ा हुआ था 1990-91 में, तब इनके पिता थे जॉर्ज W बुश, तब वहाँ पे, ओके। तो वो फिर USSR का गिरना और ये जो इराक और कतर के संघर्ष के बीच में अमेरिका का कतर को समर्थन देना, इराक को पीछे हटना पड़ना, तो वो कहेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया था वर्ल्ड वार 2 के अंत ने, और वर्ल्ड वार 2 के एंड से ही शुरू हुई थी कोल्ड वॉर, जो ख़त्म हुई USSR के डिसइंटीग्रेशन से। तो फिर वो तब कहेंगे कि वो जो वर्ल्ड वार 2 के एंड ने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, कोल्ड वॉर के एंड ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया। एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाते रहते अपना। तो ये 2 टाइम याद रखना। अब उसमें अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं, आई गेस आई नीड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाउ। अब वो एक और वर्ल्ड ऑर्डर बनाने चाह रहे हैं, तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर। अगले किसी संदर्भ में उसके बारे में भी जानेंगे। अभी इतना पता चला आज, क्लियर है? तो घबराने का नहीं, इस तरह से डॉलर आपके दुनिया भर में रिजर्व करेंसी बन गया। तो पहले इंडिया ने कौन से एक्सचेंज रेट फॉलो किए? गोल्ड स्टैंडर्ड्स। जब आपकी करेंसी के बेस में गोल्ड है तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो आपकी करेंसी हुई हार्ड करेंसी। उसको क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी।
अब जब आपकी करेंसी के बेस में गोल्ड नहीं है, वचन है, सॉवरेन गारंटी है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹100, गवर्नर RBI, ये तो वचन ही है, मेरा वचन ही है शासन। तो ये जब वचन दिए जा रहे हैं, बेस में गोल्ड नहीं है भाई, तो ये है फिएट मनी। ये क्या है? फिएट करेंसी, फिएट मनी सिस्टम। तो वो गोल्ड मनी सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड था, ये फिएट है। तो ये करेंसी कौन सी होगी? सॉफ्ट करेंसी। वो हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। ओके। तो अभी जो आपकी जेब में जो 100 रुपया है, या जो आपकी जेब में 2000 का नोट है, अब आते हैं 2000 वाले हैं, बैन हो गया तो 500 होगा। तो अभी आपकी जेब में जो 500 है वो फिएट मनी। कौन सी मनी है? FIAT, फिएट। फिएट की सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, मनी भी होती है। समझ में आ गया? फिएट मनी बस वही जो सत्यापित मनी है, वचनों के अधीन मनी है, गारंटी वाली मनी है। मेरा गारंटी चक्की पे ही है, सरकार ने चक्की हुई है, मतलब वो जाके दोगे तो बदले में फिर वही मिलेगा, वो आपको वो पे कर देंगे। बस इतनी कहानी है। ओके, ये कहानी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पहले करेंसी छापने के लिए उतना गोल्ड रखना पड़ता था, तो कईयों के मन में आता था बाबा जितना मर्जी छापते जाएं करेंसी। जर्मनी ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ समय पहले तक, और एक बार जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी ना, उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइले हुई, बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी वो जर्मनी के लिए। तो जो करेंसी छापनी शुरू की, मार्क, तो करेंसी छाप छाप के पैसा छापो, और अगर कोई हमें तंग कर रहा तो हम पैसा छाप छाप करके चीज़ें खरीद लेंगे। इतना पैसा छापा कि पैसे की वैल्यू ऐसी गिरी कि एक बग्गी भर के जर्मन मार्क की लेके जाते थे, एक पैकेट ब्रेड का मिलता था। कागज हो गया था रद्दी हो गया था। तो ऐसे ही नहीं छापते रह सकते कि रोज दिहाड़ी सुबह फ़ोन कर दो RBI गवर्नर को, हाँ ऐसा है, छाप दो आज, और लगे छापने। क्योंकि मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ द मनी, फ्लो ऑफ द मनी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मनी की वैल्यू क्या है। मनी की वर्थ को बना के रखना पड़ता है, उसी से टिका है इन्फ्लेशन, उसी से टिके हैं एक्सचेंज रेट्स, उसी से टिके हैं आपके करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस, करंट अकाउंट के डेफिसिट्स, उसी से टिकी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट्स। सारी धरती उसी से टिकी है भाई। तो बहुत सोच समझ के छापना पड़ता है, ऐसे नहीं छपता। ओके, ना नुकसान हो जाता है। सो अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट having many-fold impact in the liquidity, in the financial sector, in the economic market sector, and you need to take care of each and everything if you want to balance your economy, you want to make it stable. ये रोकती है सरकारों को करेंसी छापने से। कौन चीज़ रोकती है? यही चीज़ रोकती है। तो अब आप सारे अपने ही जिम में हो, तो आपको गाड़ी चलाते हुए फिल्म देखने से क्या रोकता है? आपकी सुरक्षा। बस आपको कोई बताने वाला चाहिए, ध्यान हटा, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आपकी खुद की देश की संस्थाएं सरकार को बस ऐसी ऐसी लाइनें लिख के देती रहती हैं। कहते दुर्घटना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो सोचिए मत नोट छापने का। छापेंगे जब बहुत जब ज़रूरत। तो जैसे आप अपने जिम में गाड़ी चलाते हैं अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए, दुनिया की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था चलाती हैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए। तो उन्हें पता है कब छापना कब नहीं। वरना एक बात बता दो मुझे, हाईवे पे जाते हुए कौन रोक रहा है आपको कि फ़िल्म देखो गाड़ी चलाते हुए गाड़ी में? कोई नहीं। फिर आप रुके हुए क्यों? आप रुकने वाले आदमी तो हो नहीं, क्योंकि अभी आपको उतार के ढाबे पे उतारो तो आप तो उसी समय मोबाइल निकालते हो। फिर कौन रोक रहा है आपको? बताना ज़रा। स्वयं की सुरक्षा, क्योंकि आपको पता है एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप भी जानते हैं आपकी करेंसी क्रैश हो जाएगी, आपकी देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी,
इन्फ्लेशन आपको तहस नहस कर देगा, कोलैप्स हो जाओगे, आपकी करेंसी से लोगों का ट्रस्ट उड़ जाएगा, निवेश खत्म हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए नहीं छापते। ओके, तो पहला तो ऐसा है कि जब थोड़े से छोटे छोटे हो तो बड़े बुजुर्ग बगल में बैठे हैं वो नहीं चलाने दे रहे, तो पहले तो ऐसा है कि गोल्ड बैठा हुआ है बगल में और वो कह रहा है उतनी छापना जितना मुझे रख सको। लेकिन जब थोड़े बड़े बड़े हो गए, मैच्योर, इकॉनमी बड़ी बड़ी, सब बड़ा बड़ा, अब अपनी जिम में छोड़ दिया, कहते जा अपना भला बुरा देख ले, ज़्यादा चलाएंगे मारेगा तो एक्सीडेंट करा लेगा। सरकारें बदल देंगे, लोग गिरा देंगे, आपे सुधर जाएगा। आया बात समझ में? किसी दिन इस पे भी संवाद करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।